अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, काफ़ी हैपनिंग डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग की रिटेंशंस भी किसी वक्त आ सकती हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब मैं आपको भी दे रहा हूँ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कराची किंग्स ने अनाउंस किया कि मुल्तान सुल्तान से उन्होंने हासिल कर लिया जनाब शान मसूद को। एक्सपेक्टेड ट्रेड थी, लेकिन कंफर्मेशन बिल्कुल 11th आवर पे हुई है और मोस्ट लाइकली तौर पर शान मसूद ही कराची किंग्स के कप्तान भी हो सकते हैं। लेकिन रिटेंशन आने वाली हैं किसी लम्हे भी, आज हमें बताया गया था। और अभी ये जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने जनाब ट्रेड किया है कराची किंग्स से, हासिल किया उन्होंने फैसल अकरम को, और इसी तरह वहाँ पर जनाब गए हैं शान मसूद, पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन हैं। इस हवाले से भी तफसीली प्रोग्राम में बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि कराची किंग्स से इमाद वसीम भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड गए थे। तो कराची किंग्स लगता है एक बड़े रीबिल्डिंग फेज़ के अंदर है, और शायद उनके फैंस अब खुश होंगे कि कोई नई चीज़ जो है वो कराची किंग्स करने जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी, उस पर भी बात करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी ने जनाब पेशावर में शुरू की है कलीवाल ज़ल्मी लीग, उसके हवाले से भी प्रोग्राम में आज डिटेल बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है इस दौरे की। 391 रन 9 विकेटों के नुकसान में पाकिस्तान ने डिक्लेयर की। खास बात यह थी जनाब कि शान मसूद पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान, जिन्होंने अभी कराची किंग्स को भी ज्वाइन किया है, उन्होंने 201 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और जवाब में प्राइम मिनिस्टर 11 ने जो स्कोर है जनाब वो अपना बना दिया 149 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे सारी सूरत हाल में बात करते हैं। मुझे ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्जा इकबाल बेग साहब, और साथ हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा भी हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन करें। सबसे पहले इकबाल भी आपकी तरफ आता हूँ। आप डिसेंट स्टार्ट है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ जाकर आप कंडीशन से हम आंग हो जाएं। गो के साइड मैचेस को प्रैक्टिस के पर्पस के तौर पर ही देखा जाता है, और असल इम्तिहान टेस्ट मैचेस में होगा। लेकिन आप समझते हैं कि खासतौर पर एक नए कप्तान के तौर पर साइड मैच में डबल सेंचुरी एक अच्छा स्टेप है शान मसूद के लिए, लेकिन असल चैलेंज बाकी है। अब्दुल गफ्फार, आपने सही कहा। शान मसूद जो है, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, डबल सेंचुरी पहले ही प्रैक्टिस मैच में करना, और बड़े मतलब ऑनर की बात है। एक तो वो पहले भी उसने लास्ट टाइम जो 2019 में था, जब भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, लेकिन इस मरतबा एज अ कैप्टन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज किया। और अब आप देखें ना कि पाकिस्तान के जो स्कोर था 391, इसमें सबसे ज्यादा स्कोर तो शान मसूद से ही रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना चाहिए, क्योंकि ये कैनबरा ओवल की जो पिच थी, ये सॉफ्ट पिच थी, कोई इतनी तेज नहीं थी। जो आप पर्थ में जब जाएंगे, पर्थ स्टेडियम में 14 दिसंबर के पहले टेस्ट मैच के लिए, तो वहाँ ड्रॉप इन पिच है, और वो पिच वहीं से आई है वैका पर्थ से, जो उनकी मट्टी है। क्योंकि एक जमाने में वैका पर्थ में मैचेस हुआ करते थे, अब यहाँ 2018 से पर्थ स्टेडियम में शिफ्ट हुए, तो वहाँ डिफरेंट विकेट मिलेगी। लेकिन मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारी बैटिंग फिर भी बेहतर है, बॉलिंग हमारे लिए लम्हे से की है। आज आप देखें कि इस मैच में अगर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली नहीं खेल रहे, लेकिन हमारे दीगर बॉलर्स इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। सिर्फ 2 ही विकेटें हम उनकी ले सके। हालांकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो मैक्सिमम शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में खेलते हैं। कोई 1-2 टेस्ट क्रिकेटर उनकी टीम में शामिल थे, कैमरून ग्रीन और उसके अलावा टॉड मर्फी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इम्तिहान अब्दुल गफ्फार जो होगा पर्थ टेस्ट में होगा। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बैटिंग की कल आज, तो उसको देखते हुए पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मज़ाहमत से पूरी बैटिंग कर सकते हैं। ये मेरा अपना ख्याल है। बिल्कुल आपने तजिया सही किया इकबाल भाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन टीम है उसका स्टैंडर्ड ही कुछ और है। और स्टार कमिंग हैजलवुड जब आएंगे, फिर उसके साथ नेथन लाइन टेस्ट के बड़े मुस्तरद स्पिनर हैं। लेकिन इकबाल भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगेन हम वही बात करेंगे जो वर्ल्ड कप में कर रहे थे कि नसीम शाह के बगैर ऐसे लगता है जैसे हमारा पेस अटैक बड़ा इनकम्प्लीट है। फिर आप देखिए हसन अली जो है वो अब तक इतने ज़्यादा रिदम में नहीं है। अब खुर्रम शहजाद और आपके सामने जो ऑप्शन है अमीर हमजा का, आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ मिलकर, और फिर अगर हम अबरार की एक मिस्ट्री स्पिन की बात करें, हम एक ऐसा बॉलिंग यूनिट तश्कील दे सकते हैं जो 20 विकेटें लेने की आलियत रखता हो, क्योंकि असल चैलेंज जैसे आपने दुरुस्त फरमाया हमारा बॉलिंग ही है। बिल्कुल, आप देखें 20 विकेटें लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और सारा लोड शाहीन शाह अफरीदी के कांधों पर होगा। 2018 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हमने उसको इतना रगड़ा दिया कि T20, वनडे, टेस्ट हर मैच खिला के, और फिर क्या हुआ, 1 साल के लिए वो अनफिट हो गया। फिर वो T20 वर्ल्ड कप में वापस आया। अब वो अपनी फिटनेस तो रीगेन कर रहा है, लेकिन उसका साथ कौन देगा? हसन अली को ये वापस लेकर आ गए। हसन अली मेरे ख्याल में इतना सूटेबल नहीं है। ये कहते हैं कि जी वो वहाब रियाज कहते हैं वो डेक को हिट करता है। तो भाई मोहम्मद अब्बास ने क्या बिगाड़ा था? वो तो इतना जबरदस्त टेस्ट था बॉलर की, 90 विकेटें टेस्ट मैचेस में, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज किया। तो आपका पेस अटैक क्या होगा? आपका पेस अटैक होगा शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और तीसरा मेरे ख्याल में ये फहीम अशरफ को आज जिस तरह से इन्होंने खिलाया है, शायद फहीम अशरफ को बैटिंग का एडवांटेज है, तो फहीम अशरफ तीसरे पेसर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है आमिर जमाल भी है,
और उसके अलावा मीर हमजा भी वहाँ गए हुए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। लेकिन मेरी अपनी जाती राय है कि फ़हीम अशरफ को चूंकि खिलाया तो वो होंगे और एक स्पिनर होगा। और अगर आप पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन पूछें अब्दुल गफ्फार तो इनिंग्स ओपन करेंगे, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे, कप्तान शान मसूद, चौथे पे बाबर आजम, फिर 5वें पे सऊद शकील और छठे पर क्या ये सलमान अली आगा को खिलाते हैं या मोहम्मद रिजवान को खिलाते हैं। सलमान अली आगा से इनको एडवांटेज होगा ऑफ स्पिन बॉलिंग का। और फिर 7वें नंबर पर सरफराज अहमद और 4 बॉलर जो मैंने आपको बताए। तो मेरे साथ में यही कॉम्बिनेशन होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बॉलिंग जो है वो हमारे लिए बड़ी ही परेशानी का बाइस बन सकती है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पे सारा लोड होगा। और कैसे हम 20 विकेटें ले सकेंगे टेस्ट मैच में। आपको याद है पिछला जो 4 साल पहले दौरा हुआ था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को एक ही दफा आउट कर सके थे। पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 5 रन से, और दूसरा टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 38 रन से हारे थे। तो अब देखना ये कि आया हम 20 विकेटें ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करें तो एक बड़ी दिलचस्प बात की है वहाब रियाज ने। मैं चाहता हूँ गुलाम मुर्तज़ा को भी हम प्रोग्राम में शामिल करके कुछ देर में पूछते हैं। लेकिन इकबाल भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी चल रही है, पीएसएल की रिटेंशन आने वाली हैं और शान मसूद ने लगता है कि अपनी जो डबल सेंचुरी है वो सेलिब्रेट की है, क्योंकि कराची किंग्स में मूव हुए हैं मुल्तान सुल्तान से। और आपको पता है इमाद वसीम चले गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, तो वहीं मुमकिन तौर पर वो कप्तान भी हो सकते हैं। सो एक गहमा गहमी की सूरत हाल बन रही है। लेकिन कराची किंग्स ने इमाद वसीम को भी रिलीज़ किया। अब उन्होंने जो है वो शान मसूद की खिदमत हासिल की है। उससे पहले अब मोहम्मद आमिर की भी कुछ ये खबरें आ रही हैं। तो लगता है कि कराची किंग्स में जो लास्ट सीजन की बहुत सारी गलतियां उसके बाद वो कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करना चाह रहे हैं। मोहम्मद आमिर कहाँ जाएगा, पीएसएल में किस टीम से खेलेगा, क्योंकि अभी तक तो उनको किसी ने ट्रेड ही नहीं किया मोहम्मद आमिर को। और अभी बस ये आखिरी आधा घंटा है सर ट्रेड का। हाँ, तो वही तो मुझे तो आमिर का मुस्तकबिल बड़ा ही तारीख नजर आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने इनकार किया है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे उसमें पाकिस्तानी टीम के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा आमिर को कोई लेगा। लेकिन आपने बात सही की, शान मसूद जो है वो कप्तानी पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है मुल्तान सुल्तान की, फिर बाद में रिजवान को बना दिया गया था कप्तान। तो शान मसूद डेफिनेटली लीड कराची इन पीएसएल। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इकबाल भी इसी तरह शेन वॉटसन की जो है वो वापसी हुई है कोयटा ग्लेडिएटर्स में, और मोइन खान अब टीम डायरेक्टर होंगे। लेकिन लगता है कि मेन सारे शॉट्स जो हैं वो शेन वॉटसन ने खेलने हैं। फिर राइली रोसो बड़े ज़बरदस्त इंडक्शन हुआ, लेकिन शायद सरफराज अहमद बहुत लंबे अरसे से कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ है। लेकिन लास्ट 2 सीज़न आपको लगता है कि कप्तानी पे भी बात जा सकती है, ये कप्तान बरकरार रहेंगे? चूँकि नदीम उमर, सरफराज अहमद, आजम खान, मोइन खान, ये बहुत ही एक पहले दिन से ये कॉम्बिनेशन बना हुआ आ रहा है। और इसने एक टाइटल भी जितवाया, कुछ फाइनल्स भी खेले। लेकिन आप समझते हैं कि नया कोच अगर आ रहा है तो क्या नई सोच भी आएगी? देखिए, नई सोच आ सकती है। शेन वॉटसन जो है वो T20 के स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं। वो डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में एक नया अंदाज जरूर पैदा करेंगे। लेकिन बज़ाहिर मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि सरफराज अहमद को जो है वो कप्तानी से हटाएं, क्योंकि आपको याद है अब से जब पीएसएल शुरू हुई 2016 से, तो इब्तिदाई तीनों वो फाइनल्स खेली कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, और फिर उसके बाद 2019 का कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थी वो पीएसएल जीतने में कामयाब हुई। तो शेन वॉटसन टीम का हिस्सा रहे माजी में। मैं समझता हूँ कोई ज्यादा तब्दीलियां नदीम उमर नहीं करेंगे। मोइन खान को डायरेक्टर जरूर बना दिया गया। अब देखना ये कि उनके साहबजादे जो इस्लामाबाद से वापस आते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में जहाँ से गए थे। नहीं, शदाब कहते हैं मैं उनको वहीं रखूंगा। चले मैं एक सवाल ले लूं गुलाम मुर्तज़ा भाई, फिर आपसे आखिरी सवाल करना है। गुलाम मुर्तज़ा भी आपने टिकट भेजे थे वहाब रियाज की जो गुफ्तगू थी हारिस रऊफ के मुतालिक, जिसमें एक जुमला ये भी शामिल था कि शायद वो कुछ अरसे क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्या मैंने सही पढ़ा? उसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये हारिस रऊफ वाला मामला क्या अब तक खत्म नहीं हुआ है? क्या ये अब तक चल रहा है? जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो नेशनल T20 कप है उसमें बाहर हो चुकी थी और वो टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी थी। इस गैप से लेकर अभी से लेकर और जब पाकिस्तान की सीरीज है न्यूजीलैंड के दरमियान 1.5 महीने का गैप है, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि अभी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है और क्योंकि वो टेस्ट मैचेस का हिस्सा नहीं, इस वजह से उनको बिग बैश खेलने के लिए NOC जारी किया गया है। तो ये उनकी जानिब से कहा गया था कि 1.5 महीने क्रिकेट नहीं, तो उसमें वो बिग बैश का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इकबाल भी आप ही क्या राय है बिग बैश में जो हमने 5-4 मैचेस के लिए जिन प्लेयर्स को अलाउ किया है? फिर अगर आप देखें तो अभी ये भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है इकबाल भाई कि जो PSL के फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आई है उसमें ना मैक्सवेल हैं, ना वार्नर हैं, ना इसी तरह बात कर सकते हैं स्टार कमिंस, ना बेन स्टोक्स। तो लोग थोड़े से ना मायूस हैं, वो समझते हैं कि कोई 1-2 बड़े नाम आ सकते थे, जो कि लास्ट टाइम सर टिम डेविड खेले थे और डेविड मिलर, वो दोनों भी इस बार अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं है। सो क्या लगता है, मतलब हम इसमें PSL में आगे बढ़ रहे हैं या वहीं रुक गए हैं? मुझे तो लगता
लगता है 2 कदम पीएसएल में हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टार क्रिकेटर, मैंने लिस्ट देखी है, सबसे ज्यादा तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, कोई भी स्टार क्रिकेटर ऐसा कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट पर इम्पैक्ट कायम किया। और देखें, डेविड वार्नर ने मना कर दिया, और डेविड वार्नर आईपीएल जो IL T20 दुबई में हो रही है, वहां खेलने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रखी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए, उनका आना मुश्किल है। और हारिस रऊफ की जहाँ तक बात है, पहले वहाब रियाज साहब ने उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो मीडिया के सामने की, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकफुट पर जाना पड़ा और हारिस रऊफ को उन्होंने NOC दिया। तो मैं समझता हूँ मामला क्रिकेट के दुरुस्त संप में नहीं जा रहे हैं। और आप भी अपने प्रोग्राम में, बल्कि आपने तो शादाब खान का इंटरव्यू भी किया कल, मुझे पता चला, और आप भी अपने प्रोग्राम में तनवीर के साथ मिलकर जो खामियां हैं उनकी निशानदेही करते हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप गलत करेंगे, आज आपने देखा एक नया स्कैम सामने आया है कि 50 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी किटी से दे रहा है हुकूमत पंजाब को, वासा को, कि वो वहाँ नेशनल पार्क जो है स्टेडियम है, वहाँ पर वो पानी का इंतजाम करे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है या किसी और का काम है? मेरे ख्याल में बहुत गलत संप में हम जा रहे हैं। दुआ करें कि हमारी क्रिकेट सही हो सके। बिल्कुल आपने ठीक है इकबाल भी, चाहे वो कैप्टनसी की तब्दीली हो या मैनेजमेंट हो या बगैर इख्तियार की अपॉइंटमेंट हो, डायरेक्टर आ गए बगैर एक्सपीरियंस के, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर सवाल है। और अब ऑस्ट्रेलिया टूर में इसका पता चलेगा कि ये डिसीजन कैसे साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। ब्रेक सामने करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुलाम मुर्तज़ा के साथ कुछ PSL की जो रिटेंशन आने वाली है इसके हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जो कि मुमकिन तौर पर 8 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन आपको पता है कि आम इंतखाबात की तारीख भी यही है, तो शायद वेन्यू और शेड्यूल पर अभी कुछ आगे पीछे सूरत हाल हो सकती है। लेकिन रिटेंशन जनाब आने वाली है। 2-3 बड़ी हेडलाइन ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, जो कि इमाद वसीम मूव्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां से हसन अली कराची किंग्स में आए। आज मुल्तान सुल्तान ने जो है वो ट्रेड किया कराची के साथ। तो शान मसूद जो कि बड़े अरसे से वहाँ मौजूद हैं, कैप्टनसी भी की थी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी से पहले, वो जनाब गए हैं कराची किंग्स में। और इसी तरह फैसल अकरम और 2 मूव वहाँ पर आई हैं। इसी तरह आपको पता है कि रायली रोसो जनाब कोयटा में जा चुके हैं, और इसी तरह जो उनके पास मौजूद थे इफ्तिखार अहमद, वो गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो काफ़ी इस वक्त जो है वो ट्रेड विंडो ज़बरदस्त रही, लेकिन अब वो क्लोज होगी। रिटेंशन किसी वक्त आने वाली है। एक और मेजर अनाउंसमेंट जनाब कल कोयटा ग्लेडिएटर्स ने की कि मोइन खान उनके हेड कोच अब बने हैं डायरेक्टर, और शेन वॉटसन जो कि माजी में कोयटा ग्लेडिएटर्स के न सिर्फ खेले बल्कि उनको टाइटल भी जितवाया था, ऑस्ट्रेलिया के मायनाज ऑलराउंडर हैं, वो भी अब हेड कोच बन चुके हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के। उनका इस हवाले से क्या कहना था, क्या पैगाम है, आइए आपको दिखाते हैं। Hey Quetta Gladiator fans, your gladiator, me, Shane, is coming home again, but this time as head coach. I need to thank the owner of the Quetta Gladiators, Mr. Nadine Omar, for giving me this amazing opportunity of being the head coach of this great franchise. QG family, our Purple Force, I've missed you guys so much, and the PSL big time. Let's make Quetta Gladiators a powerful force again together. Quetta Gladiators, Shani, Pakistan. तो जनाब आपने देखा शान पाकिस्तान कह रहे थे, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स का एक स्लोगन भी है फॉर द PSL। और अब बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, वेरी हैपनिंग ट्रेड एंड ट्रांसफर विंडो ना कम टू क्लोज, और अभी कुछ देर में आप बता ही दीजिए कि रिटेंशन जो है वो कब तक आ सकती हैं। एक टीम की रिटेंशन तो इस पर सोशल मीडिया पे घूम रही है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पहले अनाउंस करना होता है। तो क्या आज ही होने लगे हैं ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं, के जो लोग अभी टीवी पे देख रहे हैं, DN स्पोर्ट पे बाद में देखेंगे, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द रिटेंशन लिस्ट? जी, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा है कि कब तक जो तमाम टीमें अपनी रिटेंशन अनाउंस कर देंगी। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जो तमाम टीमों की रिटेंशन अनाउंस कर दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पे कर दी जाएगी। इससे पहले जो ट्रेड है उसकी भी क्लोजिंग हो चुकी है। अब कोई ट्रेड नहीं हो सकेगी। और आखिरी ट्रेड हुई है, बड़ी ट्रेड हुई है, जो पहले भी आपसे बात की थी, आपको खबर दी थी कि शान मसूद हो सकता है वो कराची किंग्स का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वहां पे कोई कैप्टन नहीं है, और इसीलिए इमाद वसीम को इस्लामाबाद की तरफ रिलीज किया गया था। तो शान मसूद कराची किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जो टीमें वो अपनी रिटेंशन फाइनल कर देंगी। अभी भी कुछ टीमें हैं जो कि अपने जो स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ बैठी हुई हैं और फाइनल कर रहे हैं कि ये प्लेयर्स रिटेन करना है, इसको रिलीज कर दें। थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि आपके पास एक 16-18 प्लेयर्स की टीम होती है, उसमें से रिलीज करना आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत से ऐसे परफॉर्मर्स होते हैं जिन्होंने पहले परफॉर्म किया होता है, जैसे शान मसूद को छोड़ना
मुल्तान सुल्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी था, इमाद वसीम को छोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल भी था। तो इसलिए जो टीम में है कि वो सर जोड़ के बैठे हुए, कल शादाब खान की जानिब से भी कहा गया कि हमारे पास इतने प्लेयर होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको छोड़ना और उनको टीम से बाहर भेजना, और खासकर जो दोस्त हैं तो उनको बाहर भेजना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद चलिए आखिर में आपसे मैं पूछूंगा गुलाम मुर्तजा कि जो पीएसएल का शेड्यूल है, जैसे मैंने बताया कि आम इंतखाबात की तारीख भी उसके साथ अब चूंकि एक ही सेम ही है, तो क्या आपको लग रहा है लाइकली क्या है, क्या ये दुबई जा सकती है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, या आपको लगता है कि बज़ाहिर जो ऑप्शन मुझे लगता है कि शायद वर्केबल होगा कि इसको चंद दिन के लिए आगे कर दिया जाए और फिर कराची, लाहौर, इस्लाम जो पिंडी है, मुल्तान, आई डोंट नो कि पेशावर के मुतालिक अभी तक क्या फैसला हुआ है। सो आपके पास क्या खबरें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ फ्रेंचाइज क्या सोच रही है? जी, जो आम इंतखाबात की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट है वो भी, उन्होंने भी ये प्लान बनाया कि शायद एक हफ्ता लेट हो जाएगी। तो हो सकता है जैसे 8 तारीख के टेंटेटिव डेट दी गई 8 फरवरी से, तो वो हो सकता है 14 को या 16 से पीएसएल का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाए। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से और टीमों के जो तमाम ओनर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पीएसएल का ज्यादा जो इम्कान है वो पाकिस्तान में होगा। पहले एक ऑप्शन ज़ेरे गौर थी कि कुछ मैचेस दुबई लेके जाएं, लेकिन जो टीमों के ऑनर्स की जानिब से कहा गया कि अगर वहां पे जाएंगी तो फैन की इंटरेक्शन नहीं होगी, फैन ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, ग्राउंड में नहीं आ सकेंगे, तो इसलिए पीएसएल का ज्यादा जो मजा है वो पाकिस्तान में ही है। तो आपने जिस तरह कहा कि 4 वेन्यूज, बिल्कुल उसी तरह 4 वेन्यूज है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान। पेशावर को अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा, इसी वजह से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये चारों वेन्यूज का कहा गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बाकायदा तौर पे हुकूमत को खत लिखा है कि उनकी जानिब से जैसे गो हेड मिलेगा, कहा जाएगा कि हाँ आप लोग यहाँ पे पीएसएल करवाएंगे, तो उसके बाद बाकायदा तौर पे जो पीएसएल की अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी कि आया कि इन डेट्स में पीएसएल का बाकायदा तौर पे आगाज होना है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद थे। पुरान से जब वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी ने तो एक्टिविटी शुरू कर दी, कलीवाल जनाब शुरू हुई है, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर अगले पार्ट में हम कुछ बात करेंगे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जहाँ पाकिस्तान टीम की अच्छी कारकर्दगी जारी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिटेंशन किसी वक्त भी आ सकती है, लेकिन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर मुतहरिक है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर कलीवाल ज़ल्मी लीग का जो है वो आज से आगाज़ हो गया है, जिसका मतलब ये है कि जो ग्रास रूट लेवल है और बिल्कुल जो आप कहते हैं गली मोहल्ले देहात और मैदानों पर भी ये जो है वो लीग अब पहुँचेगी। और कलीवाल ज़ल्मी लीग के एक्शन जो है वो आज शुरू हो गया है। पेशावर ज़ल्मी के हेड ऑफ मार्केटिंग अहाद खान ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो रिटेंशन आने वाली हैं और जिसकी बड़ी टेंशन मची हुई है, लेकिन मैं कलीवाल ज़ल्मी लीग पे आपसे जरूर बात करूंगा। नाउ कलीवाल पश्तो वर्ड है, पहले तो इसके बारे में बता दीजिएगा, इसका नाम कलीवाल ज़ल्मी लीग क्यों रखा गया है? थैंक यू गफ्फार। इसका अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो दिस कॉन्सेप्ट इज के जो गांव के जितने भी गांव हमारे पास बनते हैं केपी, वहां पे हम ताकि लीग स्टार्ट करें। कलीवाल को अगर आप ट्रांसलेट करें तो दैट मीन्स ये जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए ये लीग की गई है। और इसमें कोई एज ग्रुप नहीं हमने रखा हुआ, सिंस ये टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। और पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन का हमेशा से ये एम रहा है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए और हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। तो ये उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने लीग स्टार्ट की है। इसमें 34 डिस्ट्रिक्ट हैं केपी के जो इन्वॉल्व हैं, उधर ये स्टार्ट हो चुका है आज से, सिंस ये सीजन 3 है। तो काफी अच्छा रिस्पांस भी है ओवरऑल इन केपी। तो इसको हम देख रहे हैं अच्छा बड़ा होते हुए इस टूर्नामेंट को। ठीक है। हाँ, जैसे आपने बताया कि कलीवाल का मतलब यानी कि जो आपके वहाँ के मकामी और स्पेशली जो विलेजर्स से ताल्लुक़ रखने लोग हैं, बताइएगा कि ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इसका पहला फेज़ है, ये कितने मैचेस होंगे? टीमों के रजिस्ट्रेशन में देख रहा था एक ओपन लिंक मौजूद था और जो आप लोगों ने बताया था कि 500 टीम्स जो है इसके अंदर फिर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करके बड़ा इसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। जी गफ्फार, बिल्कुल जिस तरह के आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो फार हमें मोर देन 500 टीम्स जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और ये सिलसिला शुरू है आज से। डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तो ये नैरो डाउन होते हुए फाइनल स्टेज में जाएगा बाय 18 दिसंबर। उसके बाद हमारा फाइनल फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे पास टीम्स आएंगी, आखिरी 8 टीमें, और दोस 8 टीम्स विल कम्पीट फॉर द फाइनल। और उसमें से जो भी जीतेगा विल हैव गुड इंसेंटिव फॉर देम। ठीक है। इससे पहले आज जो ज़ल्मी जो है वो मदरसा लीग करा चुकी है मुख्तलिफ शहरों में, हमने देखा स्कूल लीग भी हुई, कलीवाल ज़ल्मी लीग। तो मकसद जो है वो बेसिकली यही है कि जो ग्रास रूट लेवल है
वहाँ पर नौजवानों को जो है वो मिले। और फिर आप लोग का टैलेंट हंट भी हुआ, जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, फिर हमने कराची में खुद भी इसको जाके कवर किया था। तो नेक्स्ट अब इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, दो डिफरेंट चीजें हैं जो हम टैलेंट हंट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हार्ड बॉल क्रिकेट। वो हम लोग देख रहे होते हैं अपने PSL से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें। जो टेप बॉल है, दिस इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन KP। इसके बाद इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे कि हम पूरे पाकिस्तान की एक टेप बॉल क्रिकेट कराएं। इससे सिर्फ हम पर्पज जो अचीव करना चाहते हैं वो ये कि स्पोर्ट्स को हम हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाएं, हर कोई आके वो टूर्नामेंट खेले और एंजॉय करे। So this is the main purpose of this particularly. अच्छा, ट्रेड विंडो खत्म हो गई अभी हाथ, और हमने देखा कि शान मसूद कराची किंग्स में आ गए, यानी कि जो आखिरी लम्हात थे उनमें ये हुआ। बहरहाल मदर ऑफ ऑल ट्रेड कह लें या बहुत बड़ी ट्रेड तो लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी ने की थी जब बाबर आजम आए थे और फिर कैप्टन भी बने। सो इस बार लगता है आप लोग का जो कॉम्बिनेशन है उसमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई ट्रेड और ट्रांसफ़र की, और इसीलिए शायद लाहौर कलंदर्स और अगर मैं गलत नहीं पेशावर ज़ल्मी दो ही टीमें हैं जिन्होंने इस बार ट्रेड या ट्रांसफ़र विंडो में पार्टिसिपेशन नहीं की। शायद वो अपने कॉम्बिनेशन से मुतमईन है। जी वफार, जिस तरह आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने काफ़ी अच्छी ट्रेड की थी और वी आर वेरी कंफर्टेबल अपने स्क्वाड को लेके, और इंशाल्लाह भी रिटेंशंस भी अनाउंस होंगे। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। इसके साथ साथ आज जो खैर ज़ल्मी फाउंडेशन है जिसके बड़ी हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं, और अभी देखा कि जो क्रिकेट के अलावा भी जो दीगर शोबे हैं, जैसे मैंने कुछ मुझे याद पड़ता है कि आप लोग के जो माइनॉरिटीज़ के कुछ इवेंट थे इसी तरह से, तो ज़ल्मी फाउंडेशन का भी ज़रा इसमें बता दीजिएगा कि उसका जो दायरा कार है वो उसका मकसद भी क्या है, और कमिंग जो PSL जो ड्राफ्ट है इसके आसपास एक्टिविटीज़ आप खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे। और देखिए, हमारी ज़ल्मी फाउंडेशन जो है दैट इज एक्टिव ऑल ईयर राउंड। उसमें हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन और उसके बाद मल्टीपल चीजें जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। ठीक। तो वो स्किल डेवलपमेंट पे हमारा काम चल रहा होता है। काफी ज्यादा एक्टिविटीज हैं। हमारी कोशिश ये रही है ज़ल्मी फाउंडेशन की कि हम जितनी चीजों को कवर कर सकें रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट की, उसको हम इम्प्रूव करें। हम पिलर बने ताकि लोग आगे जाके बेहतर जिसकी शोबे से ताल्लुक रखते हैं उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे पेशावर ज़ल्मी से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जूनियर में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और आखिरी पार्ट में बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इस पर जारी है मलेशिया में, और पाकिस्तान ने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दी है, और पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से 3-3 से बराबर रहा था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन राना मुजाहिद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। हौसला अफजा खबरें हैं, चूंकि बहुत तलाश रही है इन खबरों की कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर जाके कंपेटिटिव हो, लेकिन इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में इस टीम ने कुछ उम्मीद रोशन की है। पहले 3-3 से एक बड़ी जबरदस्त टीम से मुकाबला बराबर रहा और न्यूजीलैंड को 4-0 शिकस्त दी। मच नीडेड मोरल बूस्टर फॉर पाकिस्तान हॉकी के हमारे जो यंग ब्लड है वो जाके वर्ल्ड कप में अब तक माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जी हाँ, देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया गफार आपका। जी जी। और उसके अलावा टीम की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है इस वक्त। अल्लाह के फजल करम से टीम में स्पिरिट है, टीम में टूर्नामेंट की अहमियत का पता है, और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं भी समझता हूँ कि बड़ी हौसला अफजा रिपोर्ट है। पाकिस्तान हॉकी की जूनियर टीम जो है वो बच्चों में पोटेंशियल है, करंट है, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हमने देखा कि बड़ी तवज्जो दी गई सिलेक्शन के ऊपर, बहुत ज़्यादा आप लोग की जो है वो एक्टिविटीज़ आती रहीं। आसिफ बाजवा जो सिलेक्शन में इन्वॉल्व रहे। राना साहब, कोशिश क्या थी, चूँकि जूनियर लेवल पे ज़रा मुश्किल होता है कि बिल्कुल रॉ टैलेंट देख कर आपने पिक करना हो, तो इस प्रोसेस के बारे में बताएं। ये कामयाबी तो अभी मिली है, लेकिन इसके पीछे जो प्रोसेस रहा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उसके बाद ये फैसला किया कि बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना है। जो भी काम होगा वो बड़ी ईमानदारी से होगा। सिलेक्शन का काम भी बड़ी ईमानदारी से होगा, और कैंप का भी काम जो है वो बड़ी ईमानदारी से करना है। और मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से यही बात है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी, इसने बिल्कुल ये जिद नहीं कही कि कोई ऐसे खिलाड़ी शामिल करे जिससे उनको कोई फायदा हो, बल्कि यही बात की गई कि जो भी अच्छा डिजर्विंग खिलाड़ी है इसको मिस नहीं करना। तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि फेडरेशन और गोरा कोच जो है वो आपके सामने क्या किया कि जी बहस मुबासे के बाद उसकी मर्जी की टीम बनी, टीम इंतजामिया सब लोग मुतमईन थे। तो
तो इस लिहाज से ये टीम गई है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, इन नामसाद हालात के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में शामिल हो रही है। खासतौर पर जो अरशद लियाकत है उनका जिक्र करते हैं, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हैट्रिक बनाई, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक यंग स्टार हमें इस समय उभरते हुए दिखाई दें। तो कुछ उनके खेल के बारे में बताइएगा, चूँकि आपने खुद बड़ी हॉकी खेली पाकिस्तान के लिए, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में उनकी हैट्रिक, आई थिंक ये बड़ी उनका मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। हाँ, डेफिनेटली आज के मैच की उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ 2-4 लड़के आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें ऐसा पोटेंशियल और करंट है जिससे लगता है कि पाकिस्तान सीनियर टीम को ये आने वाले दिनों में टैलेंट बनेगा और ये टैलेंट है। और मैं समझता हूँ कि आज अरशद लियाकत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो काबिल तारीफ है और कहीं पे भी सेल्फिशनेस का मुजाहरा नहीं हुआ, बल्कि टीम गेम के साथ उसने गोल स्कोर किए हैं, तो ये एक बड़ी खुशहाल चीज है। राना साहब, आपने खुद भी बड़ी हॉकी खेली है। 9 दिसंबर को अब बेल्जियम के खिलाफ मैच है, उसके बाद जो आगे अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जाता है और फिर टफ मैचेस होते जाते हैं, उसके मुतालिक क्या कहेंगे? चूंकि आज अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब आने वाले चैलेंजेस, उस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में जी, मैंने आज टीम को अप्रिशिएट किया है और टीम मैनेजमेंट से बात की है, जिससे मुझे उम्मीद नजर आई है कि उनका पूरा फोकस है बेल्जियम वाले मैच पे भी और वो इस मैच को भी पूरे संजीदगी से लेंगे। और अब टूर्नामेंट की नवीयत जो है वो हमारे लिए बहुत ही संजीदा है, उसकी संजीदगी का जो है इस वक्त टीम मैनेजमेंट को पूरा साथ है, खिलाड़ियों को पूरा साथ है, तो उस लिहाज से मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसको संजीदगी से लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बेल्जियम के साथ एक मैच अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा राना साहब, अभी चूंकि आपने बहुत रिसेंटली इसको संभाला है तो बहुत सारे मामला अभी आप देखेंगे, लेकिन मादी में ऐसा होता है, मैं मादी के रेफरेंस से सवाल कर रहा हूँ कि जब टीम जाती थी, परफॉर्मेंस होती थी, उसके बाद अचानक कहीं से खबर आती थी कि कोई डेलीज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, फाइनेंशियल चीजें सॉर्टेड आउट है कि नहीं है, तो राना साहब इसका ख्याल रखा गया इस बार? नहीं, देखिए बड़ा ख्याल किया है, लेकिन कोशिश फिर मैं वही की कि खिलाड़ियों को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, टीम को भेजने के पास हमारे लिए पैसे नहीं थे। हमने बहुत ज्यादा दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये राना साहब, ये टीम जब ये पार्टिसिपेट कर रही है, ये इसको किसने स्पॉन्सर किया? देखिए, इसको मिलजुल के सब ने लोगों ने स्पॉन्सर किया है। एक स्पॉन्सर बड़ा तो कोई भी नहीं शामिल था, लेकिन सबसे बड़ी मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गवर्नमेंट से फंड नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। और मैं कहता हूँ कि हमने पूरा उनको लिखा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि अब जो नए सेक्रेटरी आईपीसी आए हैं वो इस पे गौर करेंगे और इसको इसके लिए फंडिंग देंगे ताकि आगे जाके पाकिस्तान हॉकी आगे बढ़ सके। और हमारे पास जो क्वालिफाइंग राउंड पे टीम जानी है, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड, इतना अहम राउंड है जी, उसके लिए भी पैसे नहीं है। मगर मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी साहब का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी वजह से आज ये कैंप लगा हुआ है और इसी हालात में हमने कैंप को जारी रखा। जिस लिहाज से हमें आज सिंध गवर्नमेंट पैसे देती थी, हमारे प्रेसिडेंट जो खालिद सिद्दीक खोखर साहब है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की और कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें सिंध गवर्नमेंट। तो ओलंपिक क्वालिफायर के राना साहब अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, और मतलब स्पॉन्सरशिप या जो इंतजामात होने हैं अभी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। इस वक्त तक हम उसी मैंने कहा ना किस हालात में, ये हमें पता है कि हम किस हालात में आए हुए हैं और उसके बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फोकस हॉकी पे रहे। ठीक, हमने हॉकी को ही फोकस करना है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा ये कौमी खेल है, इसकी तरफ पूरी तवज्जो दें, इसको फंडिंग चाहिए, फंड करें, तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी मौजूद थे। अच्छा आगाज है पाकिस्तान का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह प्रोग्राम में ना सिर्फ हमने हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी से बात की, लेकिन टॉप परफॉर्मर हैं उनको भी जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या आपने मौका भी सुन लिया कि इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी टीम को आप कह लीजिए कि इधर उधर से पैसे पकड़ के भिजवाना पड़ा और हमारे पास के फंड नहीं थे, और अब ओलंपिक क्वालिफायर यानी कि ओलंपिक में पाकिस्तान ने जो जाना है उसके लिए भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, आईपीसी, मिनिस्ट्री हॉकी फेडरेशन को बैठ के कुछ फैसला करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह की एम्बैरेसिंग सूरत हाल दोबारा जन्म ना ले। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।